अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। बेटा अपने सेकंड लेक्चर के साथ सोशल परसेप्शन आज हम स्टार्ट करते हैं जी इसको। तो काइंडली फोकस हो के आप अपनी वीडियो देखिएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल फॉर्म इम्प्रेशंस एंड मेक इंटरप्रटेशंस अबाउट अदर पीपल। यानी एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें दूसरे लोगों के मतलब मुख्तलिफ़ राय और उनके मुख्तलिफ़ एक्शंस को देखा जाता है और समझा जाता है सेंसेशन के प्रोसेस के बाद। यानी हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो इंफॉर्मेशन जब ब्रेन की तरफ सेंड करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग का और इंटरप्रिटेशन का जो अमल है उसको हम परसेप्शन का और समझने के अमल को परसेप्शन कहते हैं। सेकंड बेटा रेफर्स to the processes through which we use available information to form impressions of other people to assess what they are like। यानी लोग किस तरह के हैं और उनके एक्शंस किस तरह के हैं। ऑलमोस्ट पहली डेफिनेशन की थोड़ी सी एक्सटेंशन। We learn about others' feelings and emotions by picking up information we gather from their physical appearance as well as verbal and non-verbal communication। तो बेटा इसमें बताया गया है कि हम दूसरों के मतलब राय जो कायम करते हैं उनकी मतलब मुख्तलिफ उनके जो एक्शंस हैं उनकी बोल चाल उनकी चाल डाल और इसके अलावा उनका ओवरऑल जो बॉडी एक्शंस होते हैं या एक जो बॉडी लैंग्वेज का नाम जिसको हम देते हैं जिसमें उनके इशारे कनाए उनकी आंखों के जनाब मुख्तलिफ जेस्चर्स या उनकी बॉडी के डिफरेंट पॉस्चर्स, इन तमाम चीज़ों को असेस करते हुए हम उनके मतलब एक राय कायम करते हैं और उनके एक्शंस को समझने की ट्राई करते हैं जिसको हम परसेप्शन का नाम देते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, हैंड जेस्चर्स एंड बॉडी positions are just a few examples of way people communicate without words। यानी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ वो उसने हमें बताया कि जिस तरह किसी भी इंसान की आवाज़ की टोन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो पोलाइटली बोल रहा है या हार्शनेस उसमें पाई जाती है। उसके इशारों से बेटा बॉडी की पोजीशन से, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आगे जी हमें बताया जा रहा है अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ सोशल परसेप्शन वुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट समवन डिसएग्रीज विद व्हाट यू सेड व्हेन यू सी देम रोल देयर आइज़। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर आंखों के इशारे से कोई बंदा आंखें घुमा के और आपको इस तरह के एक्सप्रेशन दे कि वो आपकी बात के साथ मुत्तफिक नहीं है तो हम उसके बगैर बोले, बगैर कोई वर्ड अटर किए, बगैर उसके साउंड बॉक्स का यूज़ हुए हम ये देख सकते हैं कि उस बंदे का जो रिस्पांस उसकी आंखों के इशारों से आया है कि वो हमारी बात से ज़्यादा खुश या हमारी बात से मुत्तफिक नहीं है और उसकी राय कुछ मुख्तलिफ है बेटा। नेक्स्ट जी सोशल परसेप्शंस कैन ऑब्वियसली बी फ्लॉड। इवन स्किल्ड ऑब्जर्वर्स कैन मिसपर्सीव, मिसजज एंड रीच द रॉन्ग कंक्लूजन्स। वंस वी फॉर्म रॉन्ग इम्प्रेशंस दे आर लाइकली टू कंटिन्यू। अब इसमें बेटा बताया जा रहा है कि परसेप्शन का अमल हर दफ़ा ही करेक्ट या एक्यूरेट नहीं होगा और ऑथेंटिक नहीं होगा, बल्कि अक्सर अगर आप जिसे कहते हैं ना मिस परसीव करना, किसी चीज़ को गलत समझना और जो वो चीज़ जैसी है रियलिटी में उसकी बजाय उसका अंदाज़ा और लगा लेना, यानी हमारी गलत एस्टीमेशन और उसके मतलब गलत अंदाज़ा है जो ये इस फ्लॉड प्रोसेस का हिस्सा बनेगा जो कि गलत राय हम कायम करते हैं। ओवरऑल सिचुएशन का एनालिसिस नाकामी के तौर पर गलती से हम सही तरह नहीं कर पाते और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलते हैं कि हमारी परसेप्शन है जो ट्रू वे में हमें मीनिंगफुल उसकी इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन नहीं दे पाती। नेक्स्ट जी बेटा फिर इसी का आगे सब पार्ट है एट्रीब्यूशन। देखते हैं जी इसको पढ़ के। एट्रीब्यूशन इज़ बीइंग एबल टू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई अ पर्सनस बिहेवियर बेस्ड ऑन द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। यानी जिस सिचुएशन और जिस कंटेक्स्ट में बेटा कोई बंदा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी है, वो हैप्पीनेस, इमोशनल, एग्रेशन या जो भी जिस पार्ट में भी और जिस फॉर्म में भी, उसको जो समझने का एक कामयाब तरीक़ाकार है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि उसकी जो बेस है, उसका जो काज है उसके पीछे, इसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। कि कोई बंदा अगर खुश है तो क्यों खुश है, अगर बोर फील कर रहा है, कंफ्यूज है, उसके पीछे यानी जो रीज़न, जो मोटिव्स, जो एक ऑब्जेक्टिव मौजूद है जनाब, जो एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको हम
एट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। सेकंड जी देखते हैं बेटा इसकी आगे इंटरप्रिटेशन। एट्रीब्यूशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी लिंक बिहेवियर टू इट्स काजेज़ to the intentions, dispositions and events that explain why people act the way they do। यानी जो किसी भी एक्शन के पीछे बेटा जो उसकी तफसील, उसके रीज़न्स और उसका एक बैकग्राउंड रियलिटी होती है, उसको हम एट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर एट अ वेडिंग यू एट्रीब्यूट एवरी वंस हैप्पीनेस बिकॉज गेटिंग मैरिड इज़ अ काज टू सेलिब्रेट। इसमें बेटा बताया जा रहा है कि अगर हम किसी शादी के फंक्शन को अटेंड करते हैं और वहाँ सारे लोग हंसी खुशी एक जॉयफुल अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी एट्रीब्यूशन, इसकी रीज़निंग जो बिहाइंड हमारे माइंड की अंडरस्टैंडिंग के जो होगी वो यही होगी कि ये शादी का मौका है, पुरमसरत मौका है, ज़ाहिर है एक खुशी के मौके पर सारे लोग हंसी खेल के साथ और बड़ी हंसी खुशी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इवेंट को इंजॉय करते हैं। जिसकी शादी हो एज़ वेल एज़ जो सेलिब्रेशन के लिए दोस्त अहबाब और अजीज़ रिश्तेदार होते हैं सारे, तो ये रीज़निंग हमें समझ आ रही होती है कि अगर शादी के मौका पर कोई पुरमसरत अंदाज से जनाब या खुशी के साथ गपशप लगा रहा है या खाने को इंजॉय कर रहा है या म्यूज़िक को इंजॉय कर रहा है, तो रीज़न बिहाइंड ये है कि खुशी के मौक़ों पर ज़्यादातर इसी तरह का बिहेवियर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है जी बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशल परसेप्शन इज़ शेप्ड बाय इंडिविजुअल्स मोटिवेशन एट द टाइम, देयर इमोशंस एंड देयर कॉग्निटिव लोड कैपेसिटी। तो ये बेटा तमाम चीज़ें उसने बताया है कि इम्पॉर्टेंट हैं ये परसेप्शन शेप करने में। जो इंडिविजुअल्स की मोटिवेशन है, यानी कोई भी उसके पीछे जो एक उभार या उसको एक मुतहर्रिक करने वाली एक फ़ोर्स है जनाब उस पर्टिकुलर टाइम पे ना, और फिर इंटेंसिटी के लिहाज से, शिद्दत के लिहाज से ये तमाम चीज़ें वेरी करती हैं कि कितना वो मोटिवेटेड है, कितना वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसके पीछे अगर खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव बिहेवियर भी है तो उस बुनियाद पर अगर वो शाउट कर रहा है या वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो वो कितनी इंटेंसिटी से और कितनी ड्यूरेशन के लिए वो फिर कार फरमा रहेगा जनाब। आगे बेटा बताया जा रहा है, ऑल ऑफ दिस कंबाइंड डिटरमिन्स हाउ पीपल एट्रीब्यूट सर्टन ट्रेट्स एंड हाउ दोज ट्रेट्स आर इंटरप्रेटेड। ये बताया जा रहा है कि ये कम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का और मुख्तलिफ़ जो रीज़न्स हैं और मुख्तलिफ़ मुहर्रकात हैं उनका, और फिर ये भी शो करता है कि किस तरह ये लोग इन मुख्तलिफ़ रीज़न्स को, मुख्तलिफ़ मुहर्रकात को इंटरप्रेट कर पाते हैं और इसकी रीज़निंग है जो वो शो कर पाते हैं या प्रेजेंट कर पाते हैं। आगे दो थीरीज़ हैं बेटा, मुख्तसरन इनको हम फोकस करेंगे जनाब। जो आज के लेक्चर का पार्ट ए जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम पार्ट बी उसको पार्ट वाइज चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एट्रीब्यूशन थ्योरी, फिर भी बेटा इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी हमारे पास सेकंड है जनाब ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी एट्रीब्यूशन थ्योरी को हम फोकस करते हैं। अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ सोशल परसेप्शन इज़ एट्रीब्यूशन। कहते हैं कि जो एक सोशल परसेप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी उसकी रीजनिंग जो माइंड है उसका एक मेजर पार्ट है। सेकंड बेटा में बताया जा रहा है, पीपल मेक एट्रीब्यूशंस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दैम इन ऑर्डर टू सीक रीजंस फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स बिहेवियर। कहते हैं कि लोग किसी भी किस्म का जो बिहेवियर उनके सामने होता है उसके पीछे जो मुख्तलिफ़ वजूहत और मुहरक़ात कार फरमा होते हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं, और अगर उसको एग्जैक्टली सीख पाएँ और जान पाएँ और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ तो वो परसेप्शन का उनका अमल और मतलब अखज़ करने का जो अमल है कामयाबी से हमकिनार होता है, और उस चीज़ को हम सही मानों में जो उसके रियल मीनिंग होते हैं उस कंटेक्स्ट में, उस टाइम सिचुएशन में हम उसको समझ पाते हैं। आगे बेटा थर्ड इसका पार्ट है, एट्रीब्यूशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड रैशनलाइज द बिहेवियर ऑफ अदर थ्रू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन। तो कहते हैं कि जो हम अपनी मुशाहिदाती क़ुव्वत के साथ, यानी जो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो अपनी सेंसेस के साथ वो चीज़ हम चीज़ और वो सारी सिचुएशनल डाटा हम उस पर्टिकुलर सीन का गैदर कर रहे होते हैं, तो उसको सही तरह समझना। रैशनलाइजिंग मीन ये होता है कि बेटा किसी चीज़ को लॉजिकली और रीजनिंग के साथ ना, मंतक के साथ आप ऑब्जेक्टिफाई कर पाएंगे कि जनाब इस ये ऑब्जेक्टिविटी का जो आंसर होता है ना, टू सी द थिंग्स एज दे आर नॉट एज वी माइट विश देम टू सी ना, कि कोई जैसी चीज़ नज़र आ रही है हम अपनी एम्पिरिकल सेंसेस के ज़रिए उसको उसी तरह फोकस करेंगे और उससे वो ही मतलब अखज़ करेंगे कि जिस तरह की वो चीज़ के ओरिजिनल मीनिंग हैं, करीब करीब तक हम रियलिटी के जाने की कोशिश करते हैं अपनी सेंसेस की मदद से। नेक्स्ट है जी बेटा इसकी थोड़ी मज़ीद जो
हमारे पास एक्सप्लेनेशन, व्हेन पीपल मेक एट्रीब्यूशंस दे आर एबल टू मेक जजमेंट एज टू व्हाट वाज द कॉज ऑफ अ सर्टन बिहेवियर। इससे पहले भी बेटा हम पढ़ चुके हैं कि जो एट्रीब्यूशन का ये प्रोसेस होता है बेसिकली लोगों का ये जो मकसद होता है इसको इस प्रोसेस से गुजरने का, और जो एंड पॉइंट कंक्लूजन उनका होता है वो ये होता है कि हम किसी भी बिहेवियर की रीज़निंग के पीछे हैं जो वो पहुंच पाएँ, और अगर उस रीज़न को हम पा लेंगे, उस रीज़न को, उस वजह सबब को जान पाएंगे, तो तब हमारे लिए उस बिहेवियर को समझना और उसकी परसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी बेहतरीन अंदाज से एक स्मूथ वे में उसको हम समझ पाएंगे। अगर उसके बिहाइंड रीज़न का हमें नहीं पता चलेगा, कंटेक्चुअल रियलिटी को हम नहीं समझ पाएंगे, तो अक्सरियत जजमेंटल होते हुए अच्छे या बुरे का टैग लगाकर चीज़ को हम मेन मकसद उसका जो आप कह सकते हैं अंडर द कारपेट मीनिंग है उसको हम सही तरह से लोकेट नहीं कर पाएंगे। जी लास्ट वन है बेटा, हाउएवर कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब ये देखते हैं कि जो एक बुनियादी एरर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है कि जो आप बाज़ दफ़ा बंदा डिसीव हो जाता है, यानी कुछ रीज़न्स जो सामने नज़र आ रही होती हैं या बज़ाहिर हम जिनको फोकस कर रहे होते हैं, तो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल आप कह सकते हैं कि एक सेकंड या थर्ड और रीज़न उसके पीछे कार फरमा होती है जिसको हम बारीकी से जायज़ा नहीं लेते, जिसकी बुनियाद पर हम इसको मिस परसीव कर जाते हैं और असल रीज़न तक सही नहीं पहुंच पाते, और फिर हमारी ज़ाहिर है उसके मतलब जो जानकारी, अंडरस्टैंडिंग या राय मुतय्यन होगी वो बेटा फिर वो प्रॉपर नहीं होगी। ये इसके बाद हमारी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जी, उसको हम ले लेते हैं जी। दिस मीन्स द ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर वाज मिस आइडेंटिफाइड, यानी जो कि असल रीज़न थी बेटा उसको हम पहचानने में नाकाम रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और जो सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी अ मदर मिस एट्रीब्यूटिंग हर सन्स एक्साइटमेंट टू शुगर फ्रॉम द कैंडी ही जस्ट एट, as opposed to the real cause of his excitement being that his favorite TV show is on। इसमें बेटा बताया जा रहा है कि एक वालदा है जो किस तरह मिस परसीव कर गई हैं जनाब अपने बेटे की किसी भी जनाब आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट की हालत को, ये मिस एट्रीब्यूटिंग उन्होंने किस वजह से किया कि उन्होंने समझा मेरा बच्चा बहुत खुश है कि शायद इसने जो एक मीठी कैंडी खाई है जनाब, टॉफ़ी खाई है, उसकी बुनियाद पर बच्चे चूँकि टॉफ़ियाँ और मीठा बहुत पसंद करते हैं, उसकी बुनियाद पर इसमें एक्साइटमेंट और ख़ुशी है जो वो इसको इंजॉय कर रहा है। जबकि रीज़न ये थी कि वो कैंडी इंजॉय करते करते साथ साथ अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम कोई भी जो बच्चों के पसंदीदा होते हैं, माइट पॉसिबल कोई कार्टून हो सकता है या कोई इस तरह की जनाब स्टोरी टेलिंग टाइप जनाब आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह हो सकती है, या एनिमल प्लेनेट का जनाब कोई आप कह सकते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चल रही हो, तो वो टीवी प्रोग्राम वो ज़्यादा इंजॉय कर रहा है लेकिन वालदा उसकी ये समझ रही है। तो इस तरह हम सिचुएशनली अक्सर चीज़ों को मिसपर्सीव कर जाते हैं जनाब, जिसको फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का नाम दिया गया है कि जब हम रियल सिचुएशन से हट के कोई और पर्टिकुलर रीज़न उसका बना के उसको समझेंगे तो वो हमारी एक गलत फहमी बाज़ दफ़ा साबित होती है। इसमें बेटा लास्ट में आपको एक छोटी सी केस स्टडी बता के ना जनाब इसको फिनिश करेंगे। वो बेटा ओवरऑल जो हमारे पास इसकी एक केस स्टडी जनाब एक वाक़या के फॉर्म में है, वो ये है कि मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन करने वाले सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 8 से 9 के करीब लोगों को एंटर किया एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ना, जो कि फ़िट थे बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रिसर्चर जिस तरह होते हैं उनको किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो उनको जब एंटर करने में वो कामयाब हो गए डिफरेंट नेम्स के साथ और उनको का बेस बदलवा के, तो वो जो मेडिकल स्टाफ था वो भी डिसीव हो गया। उन्हें जब बताया गया कि ये इनके पास जो सिम्टम्स हैं उनकी बुनियाद पर हम इन्हें एडमिट करवाना चाहते हैं, जो भी उनका फ़ीस स्ट्रक्चर और प्रोसेस था उसके से गुजारने के बाद, तो बाद में यूँ ही वो एंटर हो गए पेशेंट्स के साथ जाके वो मिक्सअप हो गए, तो वहाँ उन्होंने अपनी वो जो भी उनके पास नोटबुक्स और वो सारा रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइसेस और वो सारी चीज़ें थीं वो निकाल के उन्होंने उसको अपना काम है जो रिकॉर्डिंग का और वो रिसर्च का कैरी ऑन किया और स्टार्ट कर लिया। इवन पेशेंट्स को कुछ ना कुछ, बेशक वो लोग ज़ाहिर है मेंटल डिसऑर्डर के साथ वहाँ पे एडमिट थे, उनको ये जानकारी होनी स्टार्ट हो गई कि ये लोग हैं जो बिल्कुल फ़िट हैं और इनका मकसद यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना नहीं है, शायद कुछ और है, लेकिन मेडिकल स्टाफ उससे डिसीव हो गया।
उसके बाद बेटा उसी सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज किया अथॉरिटीज़ के सामने और डॉक्टर्स के सामने, और उन्हें बताया कि मैं इस मकसद के लिहाज से आपके इस प्रोसेस को डिसीव करके तो ये डाटा हासिल करने में कामयाब हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर उसने उन्हें दोबारा से चैलेंज किया कि आपकी जो ये जो मिसपरसेप्शन है ना, ये जो आप नहीं समझ सके और आपका एक कंटिन्यूटी में ज़हन बन चुका हुआ है कि यहाँ जो भी आएगा ज़ाहिर है वो मेंटली इल होगा, सिक होगा, और हम उसको एडमिट करके एक ही पर्टिकुलर एक ख़ास जनाब पैटर्न से उसका इलाज मुआलजा शुरू कर देंगे ना। तो वो बेटा जो ना उसको उस चीज़ को ज़रा आप कह लें कि उनके ट्रीटमेंट लेवल को या उनके एनालिसिस के लेवल को, उनके जो स्क्रूटनी के लेवल को ज़रा मज़ीद इन्हेंस करने के लिए बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि वन शुड बी मोर एंड मोर क्यूरियस अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स पेशेंट्स जनाब ना। तो उसके बाद बेटा उसने फिर उन्हें चैलेंज किया, उसने कहा कि 3 से 6 माह में अब मैं मज़ीद ऐसे पेशेंट्स सो कॉल्ड पेशेंट्स भेजूँगा जो फिट होंगे, लेकिन डाटा गैदरिंग के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह मैंने ये 8 लोग आप में भेजे, तो आप में वो एंटर होके आपके सिस्टम को डिसीव करके तो मेंटल जो पेशेंट्स हैं इनका डाटा गैदर करेंगे, यानी उनको चैलेंज करके कि दोबारा से ये डिसेप्शन का प्रोसेस मैं इवन आपको बता के कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट जो भी वो 3 या 6 माह का अरसा था उसमें जो भी उनके पास वो पेशेंट्स आना स्टार्ट हुए ना, को ऑलमोस्ट 200 to 300 के राउंड आए ना, तो उनमें से 41 उन्होंने लोकेट करके उस बंदे के चैलेंज पर पकड़ लिए कि ये तुम्हारे भेजे हुए हैं और ये ओरिजिनली यानी वाक़यातन ये पेशेंट्स नहीं हैं और ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए ना। तो जब उस बंदे से पूछा गया कि हम किस हद तक अपनी स्टडी में या इस दफ़ा स्क्रूटनी में कामयाब हुए हैं तुम्हारे चैलेंज के बाद, तो उसने बड़ा जो है ना वो कह लें आप कि लाफ्टर के बाद इस चीज़ का जवाब दिया। उसने कहा कि अगेन मैंने आपको डिसीव किया है, मैंने तो कोई किसी किस्म का भी पेशेंट एक भी इस दफ़ा भेजा ही नहीं है और ना ही एंटर किया है, लेकिन आप लोग इस हद तक वैसे खुद से ही जनाब क्यूरियस हो चुके हुए थे और आपके माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी हुई थी कि माइट पॉसिबल इस तरह के डमी किस्म के जनाब पेशेंट्स आएंगे और हम उन्हें लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये 41 बिल्कुल बगैर वजह के लोग हैं ना जो ये वाक़यातन माइट पॉसिबल जनाब बीमार और मेंटली इल हो सकते हैं और आपने इनको रोक लिया है जनाब ना। तो यहाँ तक बेटा इस आपके साथ केस स्टडी को जनाब इंट्रोड्यूस कराने के और शेयरिंग के बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो मज़ीद जो डिस्कशन का हमारा सेशन होगा उसमें आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस या जो भी आपके क्यूरीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला उसको हम अच्छे से आपस में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।